चले जी, EIS डन कर लिया था हमने, SEIS डन कर लिया था, और रूल्स एंड रेगुलेशन में हमने थोड़ा बहुत डिफरेंस पढ़ लिया था। जैसे कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन सेम थे। EIS SEIS दोनों वो शेयर्स हैं जो कि आप अनकोटेड ट्रेडिंग कंपनी के परचेज करेंगे। EIS में ये था कि भाई आप एम्प्लॉय और डायरेक्टर नहीं होने चाहिए। SEIS में था कि करंट एम्प्लॉय और डायरेक्टर नहीं होने चाहिए, अगर पहले थे तो कोई फर्क नहीं पड़ता। दोनों में कॉमन चीज ये थी कि दोनों में आप जो शेयर्स परचेज कर सकते थे वो कंपनी के टोटल इक्विटी में से 30% या फिर उससे कम परचेज कर सकते थे, उससे ज्यादा परचेज करने की इजाजत नहीं थी। ये बात भी हमने डिस्कस कर ली थी। फिर हम आगे बढ़े थे, हमने टैक्स रिलीफ की बात की थी, जिसमें EIS में हमने पढ़ा था कि जी टैक्स रिलीफ 30% है और मैक्सिमम कितनी अमाउंट पे मिलेगा, 1 मिलियन पर मिलेगा। टैक्स लायबिलिटी में से माइनस होगा और ये आपकी टैक्स लायबिलिटी को मैक्सिमम रिड्यूस करके कहां तक लेकर आ जाएगी मेरे भाई, 0 तक लेकर आ जाएगी, उससे कम नहीं कर सकती। SEIS में रिलीफ 50% था, मैक्सिमम 1 लाख पर मिलना था। अगेन उसी तरीके से टैक्स लायबिलिटी में से माइनस होना था और ये भी आपकी टैक्स लायबिलिटी को मैक्सिमम रिड्यूस करके कहां तक लेकर आती, 0 तक लेकर आती। ये उससे कम या उससे रिड्यूस नहीं कर सकती थी, मतलब नेगेटिव क्रिएट नहीं कर सकती थी। फिर दोनों केसेस में हमने पढ़ लिया था कि SEIS और EIS इन दोनों शेयर्स पर जो मिलने वाला डिविडेंड है उस पर नॉर्मल तरीके से टैक्स कैलकुलेट होगा, यानी कि हम उस डिविडेंड इनकम को एग्जेम्प्ट नहीं मानेंगे। उस डिविडेंड इनकम पर नॉर्मल डिविडेंड इनकम के रूल्स के मुताबिक क्या कैलकुलेट हो जाएगा, टैक्स कैलकुलेट हो जाएगा। ये बात हमने डिस्कस कर ली थी। फिर सबसे आखिर में मैंने आपको एक चीज आइडेंटिफाई की थी कि अगर इन केस क्वेश्चन में दोनों हैं, EIS और SEIS दोनों हैं, तो इन दैट पर्टिकुलर केस आप सबसे पहले माइनस करेंगे SEIS। पहले SEIS माइनस होगा और फिर क्या माइनस होगा, EIS माइनस होगा। इसका मतलब है कि जब आप टैक्स लायबिलिटी कैलकुलेट करेंगे तो पहले आप SEIS माइनस कर लेंगे और उसके बाद फिर आप EIS को माइनस करेंगे। द लॉजिक बिहाइंड दिस इज कि देखो SEIS का रिलीफ कम होगा नॉर्मली, क्योंकि 1 लाख पर 50% यानी कि मैक्सिमम रिलीफ उसका कितना है, 50,000। SEIS का रिलीफ कंपैरेटिवली नॉर्मली क्या होगा, ज्यादा होगा। सॉरी, SEIS का कम होगा और EIS का कंपैरेटिवली क्या होगा, ज्यादा होगा। EIS का क्यों ज्यादा होगा, क्योंकि EIS में 1 मिलियन तक का रिलीफ है। 30% का मतलब है कि उस पर रिलीफ कितना मिल रहा होगा, 3 लाख का। तो लॉजिकली होगा ये कि मैं टैक्स लायबिलिटी माइनस करूंगा, उसमें से SEIS रिलीफ माइनस करूंगा, माइनस करके मैं ये देखूंगा कि क्या EIS रिलीफ यहां पर अकोमोडेट हो रहा है। अगर तो यहां पर अकोमोडेट हो रहा है तो ठीक है, वरना मुझे पता है कि EIS में मेरे पास एक ऑप्शन है कि मैं उस रिलीफ को एक टैक्स ईयर क्या ले जाऊंगा, कैरी बैक ले जाऊंगा। तो इस वजह से उन्होंने कहा कि पहले थोड़ा वाला रिलीफ माइनस कर लो, फिर उसके बाद देखो कि अगर तुम्हारे पास इतनी अमाउंट बच रही है कि वो जो दूसरा EIS रिलीफ है उसको भी 100% अकोमोडेट कर सकता है तो वेल एंड गुड है। लेकिन अगर नहीं है तो फिर तुम ये फैसला कर लो कि तुमने EIS रिलीफ को यहीं से माइनस करना है या फिर क्या लेकर जाना है, कैरी बैक लेकर जाना है। तो चीजें कंपैरेटिवली तुम्हारे लिए आसान हो जाएंगी प्लानिंग पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर तुम कोई भी माइनस कर दोगे तो हो सकता है कि फिर कोई ना कोई रिलीफ क्या हो जाए, तुम्हारा वेस्ट हो जाए। तो इसलिए उसने कहा कि पहले थोड़ा वाला रिलीफ माइनस कर लो, फिर ज्यादा वाले रिलीफ के लिए सोच लो कि करंट टैक्स ईयर में से करना है या फिर उसको कैरी बैक लेकर जाना है, ताकि फिर उसके हिसाब से चीजें आसानी से आइडेंटिफाई कर ली जाएंगी। क्लियर अभी बात यहां तक? जरा एक क्वेश्चन लिख लेंगे अपने पास। टोटल इनकम पाउंड 375,000, pound 375,000. Investment in EIS shares. Investment in EIS shares, pound 250,000. Pound 250,000. And in SEIS shares. And in SEIS shares, pound 170,000. Calculate the tax liability. निपटा दे। अच्छा भाई, डन। क्या आंसर आया? 28710।
यही आ रहा है। टोटल इनकम कितनी थी आपकी? जी टोटल इनकम थी 375,000। पर्सनल अलाउंस क्या हो जाता? 0। तो यही मेरी मानी जाती टैक्सेबल इनकम। और इस पर नॉर्मल स्लैब्स लग जाते। पहले 37,700 पर कितना परसेंट? 20। तो ये कितना आ जाएगा? 7540। फिर दूसरा स्लैब था 37,701 से 150 के दरमियान का। तो दूसरे स्लैब की लिमिट कितनी हो गई मेरे भाई? 1,12,300। तो इसका मतलब है कि दूसरे स्लैब में जो मैक्सिमम अमाउंट आ सकती है वो 1,12,300 आ सकती है। तो मैंने कहा जी फिर उस 1,12,300 पर कितना परसेंट लग जाएगा? 40%। 44,920। टोटल 1.5 लाख पे टैक्स लग गया आउट ऑफ 375,000। जो भी अमाउंट बचेगी वो ऑटोमेटिकली कौन से स्लैब में जाएगी? तीसरे स्लैब में। कितनी अमाउंट जाएगी तीसरे स्लैब में? कितनी? 225। कितना परसेंट? 45%। ऐसा ही है? कितना क्या आएगा? 101,250। फिर इसमें से सबसे पहले क्या माइनस करेंगे? SEIS रिलीफ कितना? 1 लाख का 50%, यानी कि 50,000। और EIS शेयर्स कितना था? EIS में कितनी इन्वेस्टमेंट की थी? 250 की। तो 250 का कितना परसेंट मिल जाएगा मेरे भाई? 30%। 17,000। 75,000। माइनस हो जाएगा तो हमारे पास अमाउंट कैलकुलेट हो जाएगी टैक्स लायबिलिटी की। क्लियर है भाई बात यहां तक? अब आ जाए हैंडआउट पे वापस। लास्ट पेज पर आपको नजर आएगा VCT, वेंचर कैपिटल ट्रस्ट। देखिए अगेन जैसे REIT की बात की थी ना मैंने, ये VCT भी कुछ उसी तरीके का मिलता जुलता है। सही है? VCT भी एक बेसिकली कंपनी की तरह काम करती है, जिसे हम बेसिकली वेंचर कैपिटल ट्रस्ट कहते हैं। एक कंपनी की तरह काम करती है जिसमें ये लोग इंडिविजुअल्स को इनकरेज करते हैं कि भाई आप पैसा हमें दें और हम आपके सारे पैसे को कंबाइन करके इन्वेस्ट करेंगे इनटू एन अनकोटेड ट्रेडिंग कंपनी। देखिए ना, फॉर एग्जांपल इंडिविजुअल के लिए सबसे बड़ा मसला ये होता है कि अगर उसके पास पैसे हैं, स्टिल उसको इन्वेस्टमेंट का ना एक्सपीरियंस नहीं होता, स्टिल उसे ये नहीं पता होता है हाउ टू इन्वेस्ट एंड वेयर टू इन्वेस्ट। अब जाहिर सी बात है ना, फॉर एग्जांपल मेरे पास पैसे आ गए, अब अगर मुझे किसी कंपनी के शेयर्स खरीदने हैं तो कौन सी कंपनी के शेयर्स परचेज करना बेहतर है, कौन सी कंपनी के अंदर इन्वेस्टमेंट करना फायदेमंद होगी, इन सारी चीज़ों की नॉलेज होना कंपैरेटिवली सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। और अगर आपके पास इन चीज़ों की नॉलेज नहीं है तो इसका मतलब ये है कि फिर आप सही जगह पैसा इन्वेस्ट नहीं कर सकते। उस नॉलेज और उस एक्सपर्टीज को कौन प्रोवाइड करेगा आपको? वो आपको प्रोवाइड करता है VCT, वेंचर कैपिटल ट्रस्ट के ऐसे तमाम इंडिविजुअल्स जो कि अनकोटेड ट्रेडिंग कंपनीज के अंदर पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं लेकिन उन्हें नहीं पता कि हाउ टू इन्वेस्ट एंड वेयर टू इन्वेस्ट। तो एक काम करें कि आप तमाम लोग आकर वो पैसा हमें दे दें, हमारी कंपनी में इन्वेस्ट कर दें, हम आपके सारे पैसे को कंबाइन करके आगे फर्दर री इन्वेस्ट करेंगे किसके अंदर? अनकोटेड ट्रेडिंग कंपनीज के अंदर जो है ना वो री इन्वेस्ट कर रहे होंगे। इसका मतलब है कि वेंचर कैपिटल ट्रस्ट की जो मेजर इन्वेस्टमेंट होती है, लोगों से पैसा लेकर आगे फर्दर जो मेजर इन्वेस्टमेंट होती है वो मेनली किसके अंदर होती है? अनकोटेड ट्रेडिंग कंपनी के अंदर। नॉट 100%,
मैंने कहा मेजर इन्वेस्टमेंट। इसका मतलब है कि जैसे फॉर एग्जांपल अगर उसने 100 पाउंड रेस किए हैं अपने शेयर से, तो वो तकरीबन 70-80 पाउंड जो है ना वो अनकोटेड ट्रेडिंग कंपनीज के अंदर री इन्वेस्ट कर देगा। बाकी जो 10-20 पाउंड बचेंगे वो कहीं इधर उधर डिफरेंट जगहों पर री इन्वेस्ट कर रहा होगा। लेकिन अगेन वही वाली बात है कि आपने वीसीटी के शेयर्स खरीदे हैं तो आपको तो वीसीटी की ओनरशिप मिली है। अब वेंचर कैपिटल ट्रस्ट आपको यह कहता है कि भाई इस शेयर्स के अगेंस्ट में हम आपको क्या प्रोवाइड करेंगे, डिविडेंड, और वीसीटी से मिला हुआ डिविडेंड माफ है। ये हम पेज नंबर 1 पे भी पढ़कर आए थे जब हमने पॉइंट वो टैक्स फ्री इन्वेस्टमेंट्स पढ़ी थी। उसमें पॉइंट नंबर 3 यही था कि डिविडेंड रिसीव फ्रॉम वीसीटी इज एग्जेम्प्ट फ्रॉम इनकम टैक्स। ईआईएस और एसईआईएस का डिविडेंड टैक्सेबल था, उन दोनों पर आपको क्या पे करना था, उन दोनों पर आपको टैक्स पे करना था। लेकिन ये जो वीसीटी है, वेंचर कैपिटल ट्रस्ट है, इस वेंचर कैपिटल ट्रस्ट पर मिला हुआ डिविडेंड आपके लिए क्या होगा मेरे भाई, 100% एग्जेम्प्ट होगा। और क्योंकि आपने शेयर्स खरीदे हैं तो जिस तरीके का रिलीफ आपको एसईआईएस और ईआईएस में मिल रहा था, मोर और लेस उसी तरीके का रिलीफ आपको वीसीटी में भी मिलेगा। जरा देखें आखिरी पेज पर आपके पास रिलीफ की परसेंटेजेस और अमाउंट गिवन है। इनकम टैक्स रिलीफ कितना परसेंट है, 30%। मतलब मोर और लेस कहानी वही है। इनकम टैक्स रिलीफ कितना परसेंट आ गया मेरे भाई, 30%। ठीक हो गया। मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट कितने की है मेरे भाई, 2 लाख की। इसका मतलब यह है कि 2 लाख की इन्वेस्टमेंट पर आपको 30% का रिलीफ मिल सकता है। तो 2 लाख का 30% कितना हो गया, 60,000। इसका मतलब है कि मैक्सिमम जो आपको रिलीफ मिलेगा वो कितने का मिलेगा मेरे भाई, वो 60,000 का रिलीफ आपको मिलेगा। अगेन ये कहां से माइनस होगा, ये आपकी टैक्स लायबिलिटी में से जाकर माइनस हो रहा होगा। और अगेन ये आपकी टैक्स लायबिलिटी को मैक्सिमम रिड्यूस करके कहां तक लेकर आ सकता होगा मेरे भाई, 0 तक लेकर आ सकता होगा। अब इसमें 2 चेंजेस हैं। पहली चीज, वीसीटी कैरी बैक नहीं हो सकता, वीसीटी का रिलीफ कैरी बैक नहीं हो सकता। जैसे हमने कल वाली क्लास में पढ़ा था एसईआईएस और ईआईएस रिलीफ, तो हमने पढ़ा था कि भाई एसईआईएस और ईआईएस रिलीफ में आपके पास ये ऑप्शन है कि आप चाहें तो उसे करंट ईयर से सेट ऑफ कर लें, यानी कि करंट ईयर की टैक्स लायबिलिटी से माइनस कर लें। और अगर आपको ऐसा लगता है कि सर करंट ईयर की टैक्स लायबिलिटी से माइनस करना ज्यादा बेनिफिशियल नहीं है, तो फिर मैंने आपको कहा था कि आपके पास दूसरा ऑप्शन है कि आप उसे क्या कर सकते हैं मेरे भाई, आप उसे कैरी बैक कर सकते हैं और कैरी बैक ले जाकर उसको सेट ऑफ किया जा सकता है। ये दोनों ऑप्शन आपके पास अवेलेबल थे, इस पर हमने डिस्कस किया था। लेकिन वीसीटी में ऐसा कोई ऑप्शन अवेलेबल नहीं है। वेंचर कैपिटल ट्रस्ट का जो रिलीफ है वो आपने करंट ईयर से ही सेट ऑफ करना है, यानी कि करंट ईयर की टैक्स लायबिलिटी में से माइनस करना है। अगर आप करंट ईयर की टैक्स लायबिलिटी में से माइनस कर सके तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर नहीं कर सके तो बाकी रिलीफ आपका क्या हो जाएगा मेरे भाई, पूरा का पूरा वेस्ट हो जाएगा। कर सके तो बहुत अच्छा, नहीं कर सके तो बाकी रिलीफ क्या हो जाएगा, वेस्ट हो जाएगा, फिर आपको वो रिलीफ प्रोवाइड नहीं हो रहा होगा। तो एक डिफरेंस तो ये आ गया। दूसरा डिफरेंस अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बता दिया था कि भाई वीसीटी से मिला हुआ डिविडेंड भी 100% क्या होगा, एग्जेम्प्ट होगा, उसमें हमें और कुछ नहीं करना है। तो थोड़ा बहुत चेंज है। उन दोनों में कैरी बैक था, इसमें कैरी बैक नहीं है। उन दोनों का डिविडेंड टैक्सेबल था, इसका डिविडेंड टैक्सेबल नहीं। एग्रीड? और अगर तीनों हैं तो अगर हम थोड़ी सी ऊपर वाली मंजिल इस्तेमाल करें ना तो हमें सीक्वेंस समझ आ जाएगा कि टैक्स लायबिलिटी में से अब सबसे पहले माइनस कर किसको करेंगे, वीसीटी को, क्योंकि वीसीटी के पास कैरी बैक का ऑप्शन नहीं है। तो भाई पहले वीसीटी का रिलीफ हासिल कर लो, क्योंकि एसईआईएस और ईआईएस में तो ऑप्शन है कि मैं उसको क्या कर सकता हूं, कैरी बैक कर सकता हूं, लेकिन वीसीटी में मेरे पास ये ऑप्शन अवेलेबल नहीं है। तो इस वजह से सबसे पहले वीसीटी माइनस हो जाएगा, फिर दूसरे नंबर पर एसईआईएस माइनस हो जाएगा, और फिर तीसरे नंबर पर क्या माइनस हो जाएगा मेरे भाई, ईआईएस माइनस हो जाएगा। ये 3 चीजें इस तरीके से डिटेक्ट हो रही होंगी या फिर माइनस हो रही होंगी, और इसी सीक्वेंस में काम चलेगा कि भाई अगर इन केस सवाल में तीनों चीजें आ जाती हैं तो चुपचाप हम सबसे पहले वीसीटी को माइनस करेंगे, फिर हम एसईआईएस को माइनस करेंगे, और फिर फाइनली हम किसको माइनस कर रहे होंगे, हम ईआईएस रिलीफ को माइनस करके अपने पास टैक्स लायबिलिटी को कैलकुलेट कर रहे होंगे। अब इसकी जो मेन चीजें हैं वो अब आपने ये याद करनी है, किसका डिविडेंड टैक्सेबल है, किसका एग्जेम्प्ट है, ये याद होगा। रिलीफ की परसेंटेजेस याद होंगी, मैक्सिमम अमाउंट कितनी है ये याद होगा। तो इस हैंडआउट में से ये तमाम चीजें याद होंगी, क्योंकि पेपर में तो इसकी एक आध एडजस्टमेंट आ जाएगी, एक चलते हुए सवाल में एक आध एडजस्टमेंट होगी, और उस एडजस्टमेंट की बेसिस के ऊपर फिर आपको रिलीफ की परसेंटेज और अमाउंट याद होगी, तो वो सवाल के अंदर अप्लाई की जा सकती होगी। इसे हमें याद रखना है। क्लियर होती बात यहां तक? तो जरा एक क्वेश्चन लिख लेंगे अपने पास।
टोटल इनकम टोटल इनकम 590,000, 5,90,000, 590,000. Investment in EIS shares, investment in EIS shares, pound 250,000, comma SEIS shares pound 210,000, and VCT pound 280,000. Calculate the tax liability. Done. क्या आंसर आया? 65460. ये आ रहा है? ठीक है भाई. टोटल इनकम कितनी थी? 590. पर्सनल अलाउंस 0 हो जाएगा, तो यही मेरी क्या हो जाएगी? टैक्सेबल इनकम. ठीक हो गया. रेट्स अप्लाई हो जाएंगे. पहले 37,700 पर कितना परसेंट लग जाएगा? 20. तो ये हो जाएगा 7540. एक्सेस 1,12,300, कितना परसेंट? 40. 44,920. और जो एक्सेस अमाउंट बचेगी इस 1.5 लाख से, एक्सेस जो भी अमाउंट बचेगी वो कौन से स्लैब में जाएगी? वो तीसरे स्लैब में जाएगी. अच्छा, ऐसे ही है. कितनी? 440. कितना परसेंट? अच्छा जी. वीसीटी के अंदर इन्वेस्टमेंट कितनी थी वैसे हमारी? इन्वेस्टमेंट भी 2 लाख की थी. 2,80,000 की थी, लेकिन रिलीफ मैक्सिमम 2 लाख पे मिलना था. तो 2 लाख का कितना परसेंट ले लेते हम? 30. तो भाई ये हो जाएगा 60,000 माइनस हो जाएगा. फिर उसके बाद SEIS 1 लाख का 50, तो ये हो जाएगा 50,000. उसके बाद EIS कितना था? 2,50,000 का 30, 75 माइनस हो जाएगा, तो हमारे पास आंसर कैलकुलेट हो जाएगा. ठीक हो गया. क्लियर है भाई बात यहां तक? कोई मसाइल? तो देखिए इस पॉइंट पर हमारा जो पहला टॉपिक है दैट इज प्रॉपर्टी इनकम एंड टैक्स फ्री इन्वेस्टमेंट, वो कंप्लीटेड. प्रॉपर्टी इनकम सिंपल है, उसमें कोई बहुत ज़्यादा चीज़ों की डिटेल नहीं है. ये जो वेंचर कैपिटल ट्रस्ट और EIS और SEIS है, ये ATX का नया है. और ज़्यादातर पेपर में एग्जामिनर की अप्रोच यही है कि वो ATX की चीज़ें ज़्यादा एग्जामिन करता है, TX की चीज़ें कम एग्जामिन कर रहा होता है. ठीक है, पूछता है, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल नहीं पूछेगा, लेकिन उसकी जो कंपैरेटिवली जो उसकी मार्किंग होती है या जो मार्क्स होते हैं वो TX वाले एरिया के कम होते हैं, ATX वाले एरिया के ज़्यादा होते हैं. यानी कि आप समझ लें कि टैक्स फ्री इन्वेस्टमेंट पर वो ज़्यादा क्वेश्चन पूछ रहा होगा या ज़्यादा एडजस्टमेंट दे रहा होगा एज कंपेयर टू द प्रॉपर्टी इनकम.